एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई है। और इस एग्जाम का जो डेट है वो है 12 जनवरी 2022। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसी तरह के कंटेंट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ राबी क्रॉप्स। ठीक है, सो हमको चार ऑप्शंस यहाँ पे दी गई है, 1 2 3 4। इनमें हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर दोनों ही राबी क्रॉप्स हो। सो जैसे कि आप जानते हैं कि राबी क्रॉप्स को हम कहते हैं विंटर क्रॉप्स, राइट। और ऐसे दो क्रॉप्स जिस ऑप्शन में है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज व्हीट एंड मस्टर्ड। दोनों ही राबी क्रॉप्स है। सो जैसे कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमको क्या करना है, हमको असर्शन और रीजन दोनों ही पढ़ना है और उस हिसाब से पढ़ने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दी गई है उनमें से कौन सा सही है। तो जो असर्शन है वो कह रहा है, टेकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर इज एन इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए। सो कह रहे हैं कि जो बीमारी है हेपेटाइटिस ए, इसको रोकने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम बॉइल्ड वाटर ले, मतलब बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल करें, तो ये एक इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए। सो असर्शन तो सही रहा। रीजन कह रहा है, हेपेटाइटिस ए इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। सो ये कह रहा है कि जो हेपेटाइटिस ए है ये बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है। और ये कैसे फैलता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलता है। मतलब जो पानी कॉन्टामिनेटेड है इस हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव एजेंट से, उसके वजह से ये बीमारी होती है। तो पहली बात, ये रीजन तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए है ये एक वायरल डिजीज है। मतलब क्या, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है वो है वायरस। ठीक है, सो इस हिसाब से हम कौन सा सही ऑप्शन पकड़ेंगे? तो हमारा जो असर्शन है वो सही है, पर हमारा जो रीजन है वो गलत है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे कहा गया है, an element X reacts with oxygen to produce an oxide whose solution turns blue litmus red। मतलब X एक ऐसा एलिमेंट है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बनाता है, वो ऑक्साइड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तो ये कब होता है, जब कोई सब्सटेंस या कोई सोल्यूशन क्या हो, एसिडिक हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी X। सो चारों ऑप्शन में से कौन सा वो X एलिमेंट हो सकता है? सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो नॉन मेटल्स होती है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक होती है। और जो मेटल्स होते हैं ना, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होती है। सो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर हमको क्या हिंट मिला है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब वो एसिडिक सब्सटेंस है या सोल्यूशन है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें नॉन मेटल्स को ढूंढना है ऑप्शंस में। सो जैसे कि आप जानते हैं, सोडियम एक मेटल है, क्रॉस हो गया। कॉपर भी एक मेटल है, वो क्रॉस हो गया। हीलियम एक नोबल एलिमेंट है, वो रिएक्ट नहीं करता, तो ये भी क्रॉस हो गया। सो जो सल्फर है ना, ये एक नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाएगा वो है एसिडिक होगा। ठीक है, और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो ये हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे कहा गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी मैक्सिमम। सो इनमें से जो ऑप्शंस में दी गई है, इनमें से किस कंडीशन में जो साउंड की स्पीड है हवा में वो सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी? सो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इन मॉइस्ट एयर एट
40 डिग्री सेल्सियस। किस लिए ये आंसर है, चलिए हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। सो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, क्योंकि एयर की जो पार्टिकल्स है वो रैपिडली मूव करती है हायर टेम्परेचर में। सो क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। मतलब एयर में जितनी नमी बढ़ेगी ना, सो उससे क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ेगा। क्यों, बिकॉज density of humid air is less than the density of dry air. So जिस एयर में ये थोड़े बहुत मॉइस्चर हमको मिलता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है ड्राई एयर की तुलना में। ओके, as the density of the medium decreases the speed of the sound in the medium increases. So ऐसी कोई मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम है, so obviously वहां पर क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ जाएगा। Hence, the speed of sound is faster in humid air than the dry air. तो अगर humid air होगी तो उसमें speed of sound ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी speed of sound ज्यादा होगी। So यहाँ पर जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉइस्ट एयर है उस वाले को हमें टिक करना था। So हमारे पास 2 है और 4 है ऑप्शन, राइट। अब मॉइस्ट एयर में किस वाले ऑप्शन में ज्यादा टेम्परेचर है, सो वो ऑप्शन 4 वाले में ही है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ना कि ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि जो मॉइस्ट एयर है उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है और हायर टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे कहा गया है, Which of the following groups always forms a virtual image of an object? So यहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस दी गई है, इनमें से कौन सा ग्रुप हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, प्लेन मिरर तो 3 जगह पे दिए गए हैं, तो हमें पता ही है कि जो प्लेन मिरर होती है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। पर यहाँ पर जो खेल है वो है कि कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव मिरर है कि कॉनकेव लेंस है। सो उस हिसाब से जो सही आंसर यहाँ पर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और प्लेन मिरर तो करता ही करता है। सो अगर हम अपने यहाँ पर जाकर देखें, यहाँ पर भी हमने वही ऑप्शन नंबर 2 को ही यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में हमको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ बुक लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल। सो हमारे पास एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब क्या वो मूव नहीं कर रही है। तो ये जो हमको बताया गया है, इनमें से जो 4 ऑप्शन है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है जिस वजह से वो रेस्ट पे है, पर ये एक लौता फोर्स नहीं है जो कि उस बुक के ऊपर अप्लाइड है। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन हम नहीं चूज कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उस बुक के ऊपर एक्ट कर रहा है, पर वो एक लौता फोर्स नहीं है जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये भी गलत है। अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन इट, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जब बैलेंस्ड फोर्सेस होती है ना तो ऑब्जेक्ट ना इधर मूव करेगी ना उधर मूव करेगी, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या करती है वो अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती है, जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं का वहीं रहता है। सो इस स्टेटमेंट को दैट द बुक इज लाइंग एट रेस्ट ऑन द टेबल, इसको बेस्ट जस्टिफाई कौन सा ऑप्शन कर पा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन आई है ना, ये पूछी गई है कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से, जो कि ग्रेड 8 एनसीईआरटी साइंस बुक में है। सो इसका जो सही आंसर है, आप अगर बुक पढ़ के देखेंगे, वो चैप्टर पढ़ के देखेंगे, सो वहां पर बताया गया है कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज द
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, क्योंकि जो सीटेट की क्वेश्चंस बनती है वो एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक से ही बनती है 6 to 8 ग्रेड। अभी जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है तो इन्होंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन 9th और 10th ग्रेड के भी मिलाकर पूछने स्टार्ट किए हैं। सो हमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप कोई और भी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं, पर एनसीईआरटी को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सो हमें एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है जहां पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं सभी सिंगल सेल्ड होने चाहिए, मतलब सिर्फ एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है। ईस्ट सिंगल सेल्ड है, अमीबा सिंगल सेल्ड है, पर हाइड्रा सिंगल सेल्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। फिर आते हैं ऑप्शन 2, सी एनीमनी, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम सिंगल सेल्ड है, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड है। सो ये तो वो ग्रुप नहीं हुआ जहां पर सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का नाम हो। थर्ड जो ऑप्शन है ईस्ट सिंगल सेल्ड है, अमीबा भी सिंगल सेल्ड है, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड है। सो उस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 3। 4 तो आप पता ही कर सकते हैं, हाइड्रा क्या है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नहीं होगा। सी एनीमनी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी नहीं होगा। पैरामीशियम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सो ये तो है, पर हमको सारे चाहिए एक ही ऑप्शन में, सो ये वाला भी क्रॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 ये एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इजी है। न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है, ठीक है, मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगी और इसी तरह के क्वेश्चन बहुत बार सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई है और जो बहुत ही इजी है सॉल्व करना। सो देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। अ फैमिली ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाय कार। सो एक फैमिली है जो दिल्ली से जयपुर की ओर बाय कार जा रही है। द ओडोमीटर ऑफ देयर कार रेड 4157 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। तो जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी तो उनकी गाड़ी में जो ओडोमीटर है उसने क्या रीडिंग दी थी, 4157 किलोमीटर एंड 4436 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब वो पहुंच गए जयपुर तब उनकी कार की ओडोमीटर ने क्या रीडिंग दी थी, ये वाली रीडिंग दी थी। इफ इट टुक देम 5 hours 10 minutes to complete this journey, what was the average speed? So अगर उनको ये पूरी जर्नी तय करने में 5 घंटे 10 मिनट लगे हो तो उस कार की एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दी गई है, जो यूनिट है स्पीड की वो है किलोमीटर पर आवर। सो पहली बात तो हमें समझ लेनी है कि यहाँ पर जो टाइम हमको आवर और मिनट्स के फॉर्मेट में दी गई है उसे हमें आवर में पूरा चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। यहाँ पर मैंने बड़े ही अच्छी तरीके से बड़े ही इजी शब्दों में इसको सॉल्व किया है। सो ओडोमीटर एट द स्टार्ट उसने क्या रीड किया था, 4157 किलोमीटर। ओडोमीटर रीडिंग एट द एंड क्या था, 4436 किलोमीटर। सो हमें क्या पता चलेगा इससे, इस रीडिंग से टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड की, तो हम जो एंड में रीडिंग थी और जो स्टार्ट में रीडिंग थी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस जब हमने निकाला हमारा टोटल डिस्टेंस निकला 279 किलोमीटर। अब जो टोटल टाइम टेकन है ये तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता ही दिया है, 5 hours 10 minutes। सो 5 hours तो ठीक है, ये आवर के फॉर्मेट में है, पर जो मिनट्स है उसको भी हमें आवर के फॉर्मेट में लाना है। सो हम क्या करेंगे, 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो हमको आवर देगा। सो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 5 1/6 आवर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 31/6 आवर। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है कार की। सो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम जो वैल्यूज है उन्हें बिठा देंगे। टोटल डिस्टेंस हमको मिला 279 किलोमीटर और टोटल टाइम हमको कितना मिला, 31/6 आवर। सो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा एवरेज स्पीड आ रहा है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। यस, ये हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। सो इस न्यूमेरिकल का जो सही आंसर है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सो यहाँ पर 4 फेनोमेना दी गई है, इनमें से कौन सी फेनोमेना अर्थ के रोटेशन के वजह से हो रही है
वो हमको ढूंढ निकालनी है। सो जो पहला फिनोमेना है वो क्या कहा गया है, डेविएशन ऑफ विंड डायरेक्शन फ्रॉम एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हवा का बहाव है ना वो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऐसे इस टाइप के ऑब्लिक पैटर्न्स में होती है, राइट। सो ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पहला फिनोमेना हमको मिल गया ए, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। सो दिन और रात किस लिए होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये वाला भी हमारा हमको मिल गया दूसरा फिनोमेना। फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, नहीं ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से नहीं होता है, ये रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन। सो जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है उस वजह से ये सीजन में चेंजेस आती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्सेस, नहीं इसमें अर्थ की रोटेशन का कोई भी रोल नहीं है, यहां पर भी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ही रोल प्ले करता है, क्योंकि जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है सो तब क्या होता है, तब सोलर एक्लिप्स होता है, राइट, तब सोलर एक्लिप्स होता है। सो ऐसे पोजीशन में कब आते हैं, जब मून अर्थ की एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही हो या अर्थ घूमते घूमते सन के एक ऐसे पोजीशन पे आ जाते हैं जब सन मून और अर्थ एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, तब जाकर सोलर एक्लिप्स होता है। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बैठ रहा है वो है ए एंड बी, जो कि है ऑप्शन नंबर 1, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 ही मैंने मार्क किया हुआ है। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी है इजी। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन।